स्टार्ट करें। चलो देखो इधर देखो, लास्ट क्लास में हमने देख लिया था सारी लाइफ, ओरिजिन ऑफ लाइफ की जो भी थ्योरीज दी गई थी अलग अलग साइंटिस्ट द्वारा, वो चीज़ें हमने देख ली थी। ठीक है, जो भी थ्योरीज आपकी दी गई थी, कितनी थ्योरी थी टोटल? 5 हम लोग थ्योरी पढ़े थे। कौन कौन सी? स्पेशल क्रिएशन, दूसरा थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, ठीक है, तीसरा क्या याद करते हो तुम लोग? थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस और मॉडर्न जेन। फिर से एक बार फिर से, पहली थ्योरी थी आपकी क्या? स्पेशल क्रिएशन थ्योरी। दूसरी थ्योरी थी आपकी कॉस्मिक पैनस्पर्मिया थ्योरी। तीसरी थ्योरी थी आपकी थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस, जिसे स्पॉन्टेनियस जनरेशन भी कहते थे हम। नेक्स्ट थ्योरी थी आपकी थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। फिर लास्ट थ्योरी आपकी पढ़ी थी हमने ओपेरिन हेल्डेन थ्योरी, यानी कि मॉडर्न थ्योरी। ठीक है, आपकी जो सबसे मॉडर्न थ्योरी थी वो सिमिलर थी किसके? एबायोजेनेसिस के। ठीक है, अब इधर देखो, जो थ्योरी ऑफ ओपेरिन और हेल्डेन की जो थ्योरी है, यानी कि जो मॉडर्न थ्योरी है, वो किसके सिमिलर थी? एबायोजेनेसिस के, है ना। एबायोजेनेसिस कहती थी कि जो भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म बने हैं वो किसी सड़ी गली चीज़ों से बने, यानी कि नॉन लिविंग थिंग से बने हैं। आपकी जो मॉडर्न थ्योरी है वो कहती है कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस से बने हैं, और वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस किससे बने हैं? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से। कहने का मतलब नॉन लिविंग थिंग से ही लिविंग थिंग बना हुआ है, तो वो उसके सिमिलर है। ठीक है, ये थ्योरी केमिकल इवोल्यूशन की तरफ डिनोट करती है। अब केमिकल इवोल्यूशन क्या है? देखो, जो आपका इवोल्यूशन है ना, उसको 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है। कितने पार्ट में? 2 पार्ट में। बोलो कितने पार्ट में? 2 पार्ट। पहला है आपका केमिकल इवोल्यूशन। क्या है? केमिकल इवोल्यूशन। दूसरा है आपका बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। ठीक है, पहला है आपका केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा क्या है? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन की अगर बात करूं तो शुरुआत का जो इवोल्यूशन है उसको हम कहते हैं केमिकल इवोल्यूशन, उसके बाद का जो है उसे हम कहते हैं बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। केमिकल इवोल्यूशन मतलब हमने पहले ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स में हमने पढ़ लिया कि यूनिवर्स कैसे बना, फिर उससे हमने पढ़ लिया कि अर्थ बना, फिर अर्थ पे क्या आनी शुरू हुई? लाइफ। ठीक है, अर्थ पे लाइफ आने से पहले, ठीक है, क्या क्या चेंजेस हुए थे वो आपकी केमिकल इवोल्यूशन बताती है डिटेल में। क्या कहती है ये कि अर्थ जो है ना, अर्थ उस पे कुछ एटम्स पहले से प्रेजेंट थे, गैस के एटम्स प्रेजेंट थे। धीरे धीरे वो एटम्स कुछ इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनाए, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से फिर क्या बनेंगे? ऑर्गेनिज्म बनेंगे। यहाँ तक आपका एक्सप्लेन करता है केमिकल इवोल्यूशन। बात समझ में आ रही है? नहीं? देखो, मैं बात करूँ अगर ये क्या है? अर्थ। अर्थ के फॉर्मेशन हमने कहाँ पढ़ लिया था? बिग बैंग थ्योरी में ही हमने पढ़ लिया था कि अर्थ हमारा बन गया। ठीक है, प्लस हमने ये भी देखा था कि वहाँ पे क्लाउड्स ऑफ गैसेस थे, यानी कि कुछ गैस पहले से प्रेजेंट थे। ठीक है, तो हम मान के चलेंगे एटम्स ऑफ गैस पहले से क्या हैं? प्रेजेंट हैं। एटम्स ऑफ गैसेस, ये कौन कौन से गैसेस हैं अभी हम लिखेंगे। ठीक है, चलो लिख ही लेते हैं। आपका होगा कार्बन, सॉरी कार्बन गैस नहीं है लेकिन हाइड्रोजन ले लो, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, नॉट हीलियम। ठीक है, और एक सब्सटेंस आपका प्रेजेंट होता है कार्बन। इतनी चीज़ें, इतने एटम्स पहले से प्रेजेंट थे आपकी अर्थ पे। ठीक है, अब इन एटम्स से मिल करके क्या बनेगा? इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे, फिर उन इनऑर्गेनिक सब्सटेंस से मिल करके कुछ ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे, और ऑर्गेनिक सब्सटेंस से हमारी पूरी बॉडी बनी हुई है। ठीक है, तो ये थ्योरी, ये जो केमिकल इवोल्यूशन है वो इतना डिनोट करता है कि एटम से कैसे आपके ऑर्गेनिक सब्सटेंस बने। ठीक है, इतना तक कौन बताएगा? आपका ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। ठीक है, एक काम करो, ये 2 पार्ट में डिवाइड करो और फिर थोड़ा थोड़ा मैं लिखवा रही हूँ वो लिखना शुरू करना। इवोल्यूशन हेडिंग डाल के ये पॉइंट्स दोनों लिखना शुरू करो कि 2 टाइप का इवोल्यूशन हम पढ़ेंगे, केमिकल एंड बायोलॉजिकल। देखो इधर हो गया। देखो,
इवोल्यूशन दो टाइप से हम पढ़ेंगे, दो प्रोसेस के थ्रू। एक होगा केमिकल इवोल्यूशन, दूसरा क्या होगा, बायोलॉजिकल। केमिकल इवोल्यूशन में हम ये सीखेंगे कि जो अर्थ पे एटम्स प्रेजेंट थे उससे अलग अलग मॉलिक्यूल्स कैसे बने, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल कैसे बने, ये चीज़ हम देखेंगे। उन ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म जितने भी आप अपने आसपास देख रहे हो वो लोग कैसे बने, वो हम देखेंगे बायोलॉजिकल इवोल्यूशन में। ठीक है, तो केमिकल इवोल्यूशन में एक लाइन लिखो, केमिकल इवोल्यूशन में एक लाइन लिखो, इन दिस evolution we will study about, in this देखो क्या कहने का मतलब है कि इस इवोल्यूशन में, इस केमिकल इवोल्यूशन में हम क्या पढ़ेंगे, हम पढ़ेंगे फॉर्मेशन ऑफ ऑर्गेनिक सब्सटेंस, ऑर्गेनिक चीज़ों का बनना। ठीक है, कैसे, जो पुराने हमारे पहले से एटम्स हमारे प्रेजेंट थे अर्थ पे, उनसे हम देखेंगे कि कैसे करके हमारे ऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे। ठीक है, इस चीज़ की हम स्टडी करेंगे। कोई दिक्कत? ओके, देखो माना जाता है कि अर्थ पे कुछ गैसेस प्रेजेंट थी, गैस के एटम प्रेजेंट थे, जैसे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। ठीक है, एक और चीज़ प्रेजेंट था, कार्बन। ठीक है, एटम्स इतने पहले से प्रेजेंट हैं। ठीक है, देखो एटम से क्या बनना शुरू होगा, मॉलिक्यूल्स बनना शुरू होगा, मॉलिक्यूल्स। और ये मॉलिक्यूल्स, शुरुआत के मॉलिक्यूल्स बने थे इनऑर्गेनिक। इनऑर्गेनिक मतलब समझते हो, हाइड्रोकार्बन्स, जिसमें हाइड्रोकार्बन यानी कि हाइड्रोजन और कार्बन प्रेजेंट है, उसे हम ऑर्गेनिक समझते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस समझते हैं। एक आध एक्सेप्शन है, उसको हम लेके नहीं चल रहे हैं। मैक्सिमम चीज़ें जो कार्बन और हाइड्रोजन की बनी हो उसे हम क्या कहेंगे, ऑर्गेनिक। और इसके अलावा जो चीज़ें हैं उसे क्या कहते हैं हम, इनऑर्गेनिक। ठीक है, ठीक है, ओके। तो पहले इन एटम से क्या बनेगा, इनऑर्गेनिक सब्सटेंस बनेंगे, इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनेंगे। फिर इन इनऑर्गेनिक चीज़ों से क्या बनेगा, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। देखो शुरुआत में हम मानते हैं इन सारे एटम्स में से सबसे ज़्यादा अगर किसी चीज़ का एटम था तो वो था हाइड्रोजन का। किसका, हाइड्रोजन का। ठीक है, हाइड्रोजन क्या था, मैक्सिमम अमाउंट में था, हाइड्रोजन वॉज इन मैक्सिमम अमाउंट। ठीक है, अच्छा, हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में था। ठीक है, अच्छा, अर्थ की कुछ कंडीशन थी शुरुआत में, अर्ली अर्थ की अगर बात करें तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। वो प्रॉपर्टीज़ क्या क्या थी, मैं एक बार यहाँ लिख रही हूँ, फिर इसके बेस पे समझेंगे कि ये सारी प्रोसेस हुई कैसे। ठीक है, तो मेरे साथ साथ किनारे लिख लोगे, अर्ली अर्थ हैड फॉलोइंग प्रॉपर्टीज़। ठीक है, लिखना शुरू करो। अर्ली अर्थ कहने का मतलब है प्रिमिटिव, प्रिमिटिव मतलब प्राचीन, है ना, प्रिमिटिव या पहले का। ठीक है, प्रिमिटिव अर्थ हैड फॉलोइंग कंडीशन। नंबर 1 है उसमें से, लाइटनिंग मतलब होता है बिजली, बिजली का किरण। बता रहे हैं, हो गया सबका? अनुराग जल्दी करो, हो गया? देखो अर्ली अर्थ की बात करें, यानी कि जो प्रिमिटिव अर्थ था हमारा, पहले जब हमारा अर्थ बना था नया नया, तो उसका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था। क्या था, टेम्परेचर बहुत ही ज़्यादा था। प्लस वहाँ पे लाइटनिंग हुआ करती थी, मतलब बिजली हमेशा कड़कती रहती थी, बार बार बिजली गिरती रहती थी, यानी कि इलेक्ट्रिक शॉक्स बहुत ज़्यादा प्रेजेंट थे। ठीक है, ये सारी चीज़ें अभी हमारे काम आने वाली है। एक एक चीज़ का हम यूज़ बताऊंगी, एक एक चीज़ का क्या क्या यूज़ है आपके केमिकल इवोल्यूशन में, वो हम पढ़ेंगे अभी। ठीक है, तो आप ये 3 चीज़ याद रखोगे कि 3 कंडीशन प्रेजेंट थी। पहला था वेरी हाई टेम्परेचर,
दूसरा आपका लाइटनिंग और रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी, ऑक्सीजन बहुत कम था, नहीं था लगभग, ठीक है। लेकिन सुनो ज़रा, यहाँ पे तो मैंने ऑक्सीजन लिखवाया है ना। देखो एक्चुअल में क्या हुआ, जब शुरुआत में एटम्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट थे तो क्योंकि हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा अमाउंट में था और आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा था, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन हाई टेम्परेचर के मदद से ये दोनों मिल करके वाटर बना लिए। क्या बना लिए? वाटर बना लिए, ठीक है। हाई टेम्परेचर फेवर करता था वाटर के फॉर्मेशन को। ऑक्सीजन, जितने भी ऑक्सीजन थे वो सारे के सारे हाइड्रोजन से बाइंड करके क्या बना लिए? वाटर। यानी कि एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन नहीं बचा। जब एटमॉस्फेयर में कोई ऑक्सीजन नहीं बचा तो ऐसे एटमॉस्फेयर को हम कहेंगे रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर। रिडक्शन और ऑक्सीडेशन का मतलब जानते हो क्या होता है? उल्टा कह सकते हो कि मतलब हाइड्रोजन का जुड़ना कहलाता है आपका रिडक्शन, हाइड्रोजन का हटना कहलाता है आपका ऑक्सीडेशन। या फिर मैं यूँ कह दूँ, ऑक्सीजन का जुड़ना होता है ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का निकलना होता है क्या? रिडक्शन, ठीक है। तो क्योंकि ऑक्सीजन प्रेजेंट ही नहीं है तो किसी से जुड़ ही नहीं सकती, तो ऑक्सीडेशन हो ही नहीं सकता। तो नेचर कैसा है? रिड्यूसिंग नेचर है, ठीक है। तो आपका जो एटमॉस्फेयर प्रेजेंट है वो रिड्यूसिंग है, उसमें कहीं भी ऑक्सीजन आपकी नहीं प्रेजेंट है। कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है, ठीक है। अभी हम धीरे धीरे आगे सारी चीज़ें देखेंगे, डोंट वरी। रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर की बात करें तो वहाँ पे धीरे से आप लिख लो, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर का मतलब ऑक्सीजन एब्सेंट, ठीक है। ठीक है, ऑक्सीजन एब्सेंट। क्यों एब्सेंट है? क्योंकि सारा ऑक्सीजन किससे बाइंड कर चुका है? हाइड्रोजन से। और उसने क्या बना दिया है? पानी। क्या पानी में यानी कि H2O में आपको हाइड्रोकार्बन दिख रहा है, यानी हाइड्रोजन या कार्बन दिख रहा है? तो क्या वो ऑर्गेनिक सब्सटेंस होगा? नहीं। तो वो कैसा है आपका? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। यानी पहला एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल हमारा बन गया क्या? वाटर, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट, क्योंकि ऑक्सीजन खत्म हो चुका है, ऑक्सीजन से तो अब कुछ बनेगा नहीं, ऑक्सीजन क्या हो चुका है? खत्म। सारा ऑक्सीजन किससे बाइंड कर चुका है? हाइड्रोजन से, ठीक है। अच्छा, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन आपको दिख रहा है। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का बहुत एक कॉमन कंपाउंड होता है, क्या? अमोनिया। तो दूसरा कंपाउंड आपका बनता है क्या? अमोनिया, NH3, ठीक है। तीसरे कंपाउंड की बात करें, N भी खत्म हो गया, हाइड्रोजन हमारा एक्सेस में है, मैंने शुरू में बोला हाइड्रोजन वॉज इज मैक्सिमम अमाउंट, ठीक है। हाइड्रोजन बहुत ज़्यादा है। अब हमारा क्या हो गया? नाइट्रोजन भी खत्म हो गया, बचा क्या? कार्बन। कार्बन हाइड्रोजन से मिल करके क्या बनाएगा? आपका मीथेन। लेकिन मीथेन कैसा कंपाउंड है आपका? हाइड्रोकार्बन वाला, यानी कि वो क्या है? आपका ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। तो आपका एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस बन गया क्या? मीथेन, ठीक है। अच्छा, फिर भी हाइड्रोजन एक्सेस में बचा है और वो क्या है? इनऑर्गेनिक कंपाउंड, इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया, कोई दिक्कत? ठीक है। तो अर्ली प्रिमिटिव अर्थ पे अगर आपसे कोई पूछे कि कौन कौन से मॉलिक्यूल प्रेजेंट थे तो आप क्या कहोगे? पहली चीज़ तो पानी था, दूसरा था अमोनिया, तीसरा था हाइड्रोजन और चौथा ऑर्गेनिक सब्सटेंस था मीथेन। CH4 आपका क्या होता है? मीथेन, मीथेन, ठीक है। ये चार मॉलिक्यूल्स अर्ली एटमॉस्फेयर पे प्रेजेंट थे, यानी प्रिमिटिव अर्थ पे प्रेजेंट थे। कोई आपसे पूछे ऑक्सीजन था क्या, तो आप कहोगे नहीं। ऑक्सीजन के एटम्स थे, लेकिन वो सारे के सारे एटम्स किससे बाइंड हो चुके थे? हाइड्रोजन से, और बना चुके थे वाटर। यानी कि एटमॉस्फेयर क्या था? रिड्यूसिंग, वहाँ पे कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं है। क्लियर? लिखो इतनी बातें। ओशियंस वगैरह ऐसे ही तो बने थे, सबसे पहले ओशियंस ही बनना शुरू हुए थे। हाँ हाँ बिल्कुल, जितना भी ऑक्सीजन प्रेजेंट था वो H2O से बाइंड कर गया था, इसीलिए ऑक्सीजन एब्सेंट हो गया था, यानी कि ऑक्सीजन की गैस कोई भी प्रेजेंट नहीं थी खाली, इसलिए रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर था। ये आपसे रीज़न पूछा जाता है क्यों रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर है। हो गया? क्या बन गया हमारा? कौन कौन से मॉलिक्यूल्स हमारे बने हैं? पहला बना है वाटर,
दूसरा क्या है आपका अमोनिया, तीसरा है आपका हाइड्रोजन प्रेजेंट ही था, नेक्स्ट क्या है आपका मीथेन। ये 4 आपको मॉलिक्यूल्स याद रखने हैं, बहुत अच्छे से याद रखना है कि प्रिमिटिव अर्थ पे यही 4 मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे। और एटमॉस्फेयर कैसा था? रिड्यूसिंग था। रिड्यूसिंग कहने का मतलब ऑक्सीजन वहाँ पे नहीं प्रेजेंट है, एब्सेंट है, ठीक है। अच्छा, ऑक्सीजन क्यों एब्सेंट है इसका रीज़न भी आपसे पूछ सकता है, तो आप क्या कहोगे? सारा का सारा ऑक्सीजन किससे बाइंड कर चुका है? हाइड्रोजन से, और क्या बना चुका है? वाटर। इसीलिए एटमॉस्फेयर में कोई भी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, ठीक है। अच्छा, एक बात सोचो, जब आपकी अर्थ बहुत ही गर्म है और एटमॉस्फेयर में बार बार वाटर के वेपर्स बन रहे हैं, यानी कि H2O मॉलिक्यूल बन रहा है, ठीक है, तो क्या होगा? वो बार बार कंडेंस होंगे, रेन होगा, और जैसे ही रेन होगा, पृथ्वी क्योंकि बहुत गर्म है तो वापस से वो क्या बन जाएगा? वेपर, ठीक है। तो ऐसी प्रोसेस सालों तक कंटिन्यूअस चलती रही, ठीक है, सालों तक, बहुत हज़ारों सालों तक कंटिन्यूअस ये प्रोसेस चलती रही। रेन होती गई, तुरंत वेपर बनते गए, फिर रेन हुई, फिर वेपर बने, ऐसी प्रोसेस चलती रही। इस प्रोसेस के चलते रहने की वजह से धीरे धीरे अर्थ क्या होनी शुरू हुई? ठंडी होनी शुरू हुई, ठीक है। बात समझ में आ रही है? पहले अर्थ बहुत ही गर्म थी, तो वो ठंडा कैसे हुआ? अब हमारे लहरें लायक कैसे हुआ? क्योंकि वहाँ पे बार बार रेन होती थी, बार बार वेपर्स बनते थे, वापस से रेन होती थी, वापस से वेपर बनती थी। सोचो ज़रा, कोई गर्म तवा हो, ठीक है, उस पर आप पानी छिड़को, तुरंत वो वेपर बन जाएगा, लेकिन कंटिन्यूसली बार बार पानी छिड़कते रहो तो एक समय ऐसा आएगा कि वो ठंडा हो जाएगा। सेम चीज़ हुआ हमारी अर्थ के साथ। बार बार आपका रेन होने की वजह से अर्थ क्या होने शुरू हो गई? ठंडी होनी शुरू हो गई, और जैसे जैसे अर्थ ठंडी होती गई, नए नए ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बनते गए आपके, ठीक है। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बन जाएंगे तो उससे हमारा क्या बन जाएगा? फिर ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। क्लियर इतनी बातें? पक्का? तो आपकी केमिकल इवोल्यूशन यही इतना कहती है कि शुरुआत में क्या था? आपके एटम्स ऑफ गैसेस प्रेजेंट थे, प्लस एक क्या प्रेजेंट था? आपका कार्बन प्रेजेंट था, ठीक है। ये सारे ने मिल करके कुछ इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाया, और फिर क्या बना आपका? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। और भी कई सारे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, RNA बन गया, प्रोटीन बन गया, कई सारी चीज़ें ऐसे धीरे धीरे बनती चली गई, ठीक है। ये आपका कहता है केमिकल इवोल्यूशन। फिर आपका शुरुआत होगा क्या? बायोलॉजिकल इवोल्यूशन। क्योंकि ऑर्गेनिक चीज़ें बन गई तो अब हम क्या बना सकते हैं? कोई एक ऑर्गेनिज्म बना सकते हैं। क्लियर? क्लियर? केमिकल इवोल्यूशन समझ में आया क्या है? पक्का? सिर्फ इतनी बात कहता है कि एटम से क्या बने? ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। कैसे बने? कंडीशंस क्या क्या थी? ये चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। और शुरुआत में कौन कौन से मॉलिक्यूल्स थे, कौन कौन से एटम्स थे, ठीक है, एटमॉस्फेयर कैसा था, ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक है, इतनी चीज़ें नोट भी हो गई हैं, ठीक है। मैं इसको मिटा दूँगा। अच्छा, मिटाने से पहले एक बात सुनो, केमिकल इवोल्यूशन, ये तो साइंटिस्ट लोगों ने ऐसा सोचा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, ठीक है। पहले लोगों ने सोचा कि ऐसा ऐसा हुआ होगा, लेकिन इसका प्रूफ दिया था एक साइंटिस्ट ने अपने एक्सपेरिमेंट के द्वारा। वो साइंटिस्ट थे आपके स्टैनले मिलर, ठीक है। उनकी एक्सपेरिमेंट ने केमिकल इवोल्यूशन को ही प्रूफ किया था। उन्होंने प्रूफ कर दिया था कि हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ था, ठीक है। इसीलिए हम इसको आज वैलिड मानते हैं, क्योंकि इसका प्रूफ है हमारे पास। और इसके पहले जो थ्योरी हम पढ़े थे उसका कोई प्रूफ नहीं था हमारे पास, ठीक है। तो इसका केमिकल इवोल्यूशन का प्रूफ किसने दिया है? स्टैनले मिलर। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। कोई दिक्कत? ठीक है, इसको मैं इरेज कर रही हूँ, नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे उसको आगे, ठीक है। पहले हमारा केमिकल इवोल्यूशन ख़त्म हो जाए, ख़त्म हो गया, बस इस पर बेस्ड एक एक्सपेरिमेंट हमको पढ़ना, और वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बोर्ड्स एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। तो वो ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद हम बायोलॉजिकल इवोल्यूशन की तरफ जाएंगे। एक काम करते हैं, मिलर का एक्सपेरिमेंट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। कल भी आपकी क्लास है ही, संडे को भी आपकी क्लास रहेगी, ठीक है, क्योंकि बहुत ज़्यादा छुट्टी हो रही है ना, बहुत ज़्यादा छुट्टी करने का कोई मतलब है नहीं। देखो, जो मिलर का एक्सपेरिमेंट है हम कब पढ़ेंगे? नेक्स्ट क्लास में। अभी तक आप केमिकल इवोल्यूशन की जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं वो आप ध्यान में रखना, तभी वो एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। आपको ये तीनों पॉइंट ध्यान में रखने हैं, और वो चारों मॉलिक्यूल जो बने थे, ठीक है, ठीक है, उसी का यूज़ करके हम प्रूफ करेंगे स्टैनले मिलर का एक्सपेरिमेंट। क्लियर? चलो।